बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। पाकिस्तान से आपको जो खबर भी मैं बताने जा रहा हूं, आप जो देखेंगे सुनेंगे, मैंने भी जब पहली बार देखा, हमने कल भी आपको पाकिस्तान की खबर बताई थी कि कैसे वहां पर टीवी पर ये चर्चा हो रही है कि ये पीटीआई के लोग इमरान खान को जेल से निकालने के लिए, उनके चीफ मिनिस्टर वगैरह जब सड़कों पे आए तो कैसे इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया सिंध में, जहां पर जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरकार है। और जब ये लोग पंजाब में गए थे, जहां पर नवाज शरीफ की बेटी सीएम है, तो वहां पर इनको मारा पीटा गया था। तो क्या अंतर है? क्योंकि केंद्र में ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, जरदारी सब एक हैं, ये कोलिशन में। तो ऐसा क्या फर्क है, क्यों हुआ? ये सवाल तो मन में मेरे भी था, इसका जवाब आज मिल गया। वो 2-3 बयान आप सुनिएगा। तो कहा वहां ये चर्चा ये चल रही है कि पीपीपी मतलब भुट्टो की पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि देर सवेर इस देश में कभी तो चुनाव होगा, फेयर चुनाव कभी तो होगा। तो उस वक्त कौन सी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे? जवाब है पीटीआई, इमरान खान की पार्टी। और अगर उसको जरूरत पड़ी साथ लेने की तो किसको, क्या हमें उसके साथ जाना चाहिए? उनको जवाब अभी भी लग रहा है हाँ, ये फ्यूचर में कोलिशन की गुंजाइश रखो, इमरान खान के साथ इतनी दूरी ना बना लो। तो जब इमरान खान को छुड़ाने के लिए जब कराची में जलसा हो रहा है, हैदराबाद में जिस तरीके से वो गए, सिंध के हैदराबाद में, तो वहां उनको बड़ा वार्म वेलकम हुआ। वहां कोई पुलिस के साथ चीरा झपटी झंझटबाजी नहीं थी। एक तो ये बात। दूसरी खबर वहां ये चल रही है कि अब ये जो आसिम मुनीर की का जो एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, ये शहबाज शरीफ सरकार से कह रहा है भाई हमने अपना काम कर दिया, तुम कब करोगे? तुम कुछ तो करके दिखाओ पॉलिटिकल लेवल पर। इमरान खान को मैनेज करने के लिए पॉलिटिकली लड़ाई तुमको लड़नी है, तुम्हारा काम भी हमको करना पड़ता है। हमारे जनरल को आके इमरान खान को गाली देनी पड़ती है, तुम वो भी इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हो। सरकार तुम चला नहीं पा रहे, इकोनॉमी तुमसे चलती नहीं। आईएमएफ के बिना हर महीने जो है डिफॉल्ट पे आ जाए पाकिस्तान, ये हालत कर रखी है। तो वो हैं बड़े नाराज। और भुट्टो की पार्टी मतलब जरदारी राष्ट्रपति हैं भाई, बिलावल भुट्टो की पार्टी के पिताजी राष्ट्रपति हैं। और ये उनको वो ये मैसेज देना चाहते हैं आर्मी को कि आपने गलत चॉइस करी, कि सीएम आपने शहबाज शरीफ को बनाया, ये गलत चॉइस थी। असल चॉइस हम थे, हमको आपको पावर में लाना चाहिए था और इनको हमारे पीछे लगा दे डब्बे पे, आपने कर दिया उल्टा। तो ये कहानी वहां पे बन रही है। एक एक करके आप बयान सुनेंगे। तो एक पत्रकार है मंसूर अली, इनकी बात सुनिए जरा। अब दूसरा बयान आप सुनिए। उसमें एक पत्रकार ये बता रहे हैं कि आर्मी को भी लगता है कि गलती हो गई, ये किसी काम के नहीं, शहबाज शरीफ ये किसी काम के नहीं है। और जरदारी भी बार बार अभी इस जो इन्होंने पीटीआई का वार्म वेलकम किया, ये कह के मैसेज ये दिया कि आप जी हां, आपसे गलती हो गई है। तो अब या तो हमको आप सरकार में प्राइमरी रोल में हमको लेकर के आओ, नहीं तो फिर हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन खुला है कि हम अब इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये दो अगर पार्टियां एक हो जाएं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आसिम मुनीर भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहानी वहां बन रही है। ये कल हमने थोड़ा संक्षेप में था, थोड़ी डिटेल में ये बात हुई। समीर जी, निश्चित रूप से पीटीआई और पीपीपी एक बिल्कुल ये भविष्य में ये देखने को मिलेगा, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो को के लिए भविष्य तय करने की कोशिश की जा रही है। और खबर तो ये भी आ रही है कि जब जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में इतने संबंध बिगड़ गए कि बंद कमरे में जब बैठक होती है तो शहबाज शरीफ कहां पर किस कमरे में मीटिंग करेंगे ये आसिम मुनीर तय करते हैं। उस कमरे की पहले पूरी जांच हो जाती है। आसिम मुनीर को ये डर सता रहा है या उनको ये शक है कि उनकी जो बातचीत हो रही है वो कहीं रिकॉर्ड तो नहीं की जा रही है। तो पहले रूम की पूरी चेक किया जाता है, उसके बाद उस रूम में कहा जाता है कि इस रूम में बैठक होगी। अविश्वास का जो बात है वो दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे लग रहा है कि आसिम मुनीर इस बात को आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो के पति जो आसिफ अली जरदारी जो भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो, और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जो अभी मंत्री भी है और जो भविष्य के लिए अपने को प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान में तैयार कर रहे हैं, उनके योजना बन रही है कि किसी तरीके से इमरान खान के साथ ये इनका कोलिशन आने वाले चुनाव में क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव देखा तो 14-15% का वोट मिला था बिलावल भुट्टो की पार्टी को। तो उनकी कोशिश है कि भाई किसी तरीके से गठबंधन भविष्य में अगर ऐसा बनता है, कोalition की स्थिति आती है तो हम बने और उसके लिए आसिम मुनीर को तैयार किया जाए। अब ये है कि अब अगला बयान जब आप सुनेंगे तो कहानी और खुल जाएगी। अगले बयान में ये कहा है, बहुत सीनियर आदमी और मैं इनको सुनता हूं, सेंसिबल बातें करने वाले व्यक्ति हैं वो। इन्होंने कहा कि बेसिकली आसिफ अली जरदारी की डिमांड्स होंगी कि भाई हमको आप सरकार में आप रोल में लेके आइए। आप पूछेंगे कि अच्छा ये दोनों अगर सपोर्ट कर रहे हैं, जरदारी अगर शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है तो ये सरकार में क्यों नहीं शामिल है? सरकार में शामिल नहीं है लेकिन सपोर्ट करते हैं, उनके बिल पास करवाते हैं। ये शामिल इसलिए नहीं है कि इस सरकार की मिसमैनेजमेंट का ठीकरा हमारे सर पे ना फूटे, हमारे ऊपर ब्लेम ना आए। तो अब ये चाहते हैं या तो फिर पूरा रोल हमको दो, हम पूरी सरकार हम चलाएंगे।
तो ये जरदारी साहब ने, इनकी पार्टी ने दबाव बनाया हुआ है आसिम मुनीर के ऊपर। अब आप अगला बयान सुनिए। उसमें वो कहते हैं कि जरदारी सिंधी तो है लेकिन नस्ल है बलोच, और बलोच आदमी जो है वो चाहता है एक सेलिब्रेटेड डेथ, कि मेरी मौत ऐसी हो कि दुनिया देखे, उसको वो जुनून है। तो उनका एंकर ने पूछा इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि इस आदमी को उसी हद तक ले जाओ, दबाओ जिस हद तक ये सह ले, वरना उसके बाद जब आसिफ अली जरदारी इससे पहले भी एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और उस वक्त भी इनकी जीएचक्यू यानी आर्मी हेडक्वार्टर के साथ तन गई थी, तो ये कलेश्निकोव अपने साथ लेकर के सोता था। ये उस हद तक जाने वाला आदमी है। सर, तो कहानी पलट रही है। इसकी संभावना देखिए, इसका एक पक्ष तो साफ ही है कि जो इमरान साहब की पार्टी है पीटीआई, वो सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर है, और हम लोग बार बार इसमें यहाँ पे अपने प्रोग्राम में भी चर्चा करते रहते हैं कि वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं। और ये डर सता रहा है, ये दूसरा पक्ष है आसिम मुनीर को, इमरान खान का, कि वो उनको जेल से निकाला गया या कुछ और हुआ तो वो मुश्किल हो जाएगी। अब ये ताकत उनको भी समझ में आ रही है, भुट्टोस को भी समझ में आ रही है, जरदारी को भी समझ में आ रही है। और जरदारी खुद तो कभी नेता नहीं रहे, वो नेता है नहीं, वो तो बेनजीर भुट्टो की उसको लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं राष्ट्रपति के तौर, और राष्ट्रपति वो इनके सहयोग से ही बने हुए हैं ना, शहबाज शरीफ। हाँ बिल्कुल, वो डील है, वो कि पीएम तुम और प्रेसिडेंट मैं। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है सरकार में शामिल है कि नहीं, लेकिन वो सरकार में इनडायरेक्टली एक तरह से हिस्सा ही है कि उस डील से वो बने हैं। अब उनको ये आपने जिस तरह से उसको वो किया, वो सबसे ठीक बात है कि भुट्टो साहब, ये जरदारी साहब को लग रहा है कि अगले चुनाव में इमरान की पार्टी ही आगे आएगी, और इमरान साहब को लेकर भी उनको लगता होगा कि वो इतनी उम्र के हैं कि जब आगे मौका मिलेगा भी तो बिलावल के लिए एक बहुत बड़ी संभावना दिखाई देती है जिसको लेकर काम किया जा सकता है। और शहबाज शरीफ की पार्टी को, तो शहबाज शरीफ ने पार्टी को ही खत्म कर दिया एक तरह से, जो सरकार जा रही है नहीं जा रही है वो तो ठीक है, तो अगले इलेक्शन तक उनकी पार्टी, क्योंकि नवाज शरीफ जैसे नेता थे वैसे तो शहबाज शरीफ भी नेता नहीं है, तो एक शहबाज शरीफ नेता नहीं, इमरान के साथ जुड़ के अपना फ्यूचर ये लोग देख रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि ये ठीक रास्ता है उनका। 93 सीट से इमरान की पिछली बार। चलिए सर, ये आप देखिए, अब ये कहानी तो अजीबोगरीब बन गई, इसमें फिर कल कुछ डिटेल निकाल के लाएंगे। ईरान की खबर अब मैं आपको बताता हूं। 17वां दिन है आज लगातार प्रदर्शनों का। प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं, 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है 200 सुरक्षा कर्मी हैं। तेहरान में करीब, तेहरान के अलावा 100 शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और अब ये प्रदर्शन भी वायलेंट है और उतनी ही वायलेंटली इसको कुचला भी जा रहा है। कल आपने वो गोलियों की आवाजें सुनी थी ना, तड़ 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 2 मिनट तक, उस तरीके से तो खामेनी सरकार डील कर रही है। और अब इन प्रदर्शनकारियों के बीच में भी बहुत हिंसक तत्व आ गए हैं। अब ये हिंसा का जवाब हिंसा से ये लोग भी दे रहे हैं। तो अभी कुछ एक अभी वो चली थी तस्वीर, वो आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले, फिर मैं बातें बताऊंगा। ये इंटरनेट बंद है, तो लोगों ने क्या किया, मजमे में कोई दिखे तो सही, हम कई बार लाइटें भी काट देते हैं, सबने हाथों में फोन की लाइट ऑन कर दी। ऐसे आपको दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे इस वक्त ईरान के। कुछ पॉकेट्स में इंटरनेट है केवल, वो भी स्टारलिंक का। अच्छा, ये खबर और चल रही है कि स्टारलिंक का इंटरनेट कट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ईरान ने उसको 80% तक कर दिया है बंद। और ये कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी इसको चीन या रूस से मिली है, स्टारलिंक को कैसे नेगेट किया जाए, तो ये वहां चल रहा है। अब एक विजुअल आपको मैं दिखाता हूं, और उसको आप सुनिए, आपको सारा मंजर समझ में आ जाएगा। ये एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से आवाज लगाई जा रही है, और उसके बाद आसपास की सारी बिल्डिंगों से आवाजें आपको आती हुई सुनाई देंगी। नारा क्या है? ईरान और जावेद शाह। जावेद शाह मतलब जीवे शाह, मतलब शाह जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द किंग। शाह जिसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। इसको शुरुआत से सुनाइएगा। ये वो लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, जो बाहर शायद निकलना नहीं चाहते। वो लोग भी, मतलब अगर वहां पर इतना अंदर तक शाह के लिए और इस रिजीम के खिलाफ बात हो गई है, तो सर अब बचा क्या? इसमें जल्दी से आपको ट्रंप की एक बात सुना देता हूं। ट्रंप साहब ने आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे कल ईरान के नेताओं ने फोन किया और वो डील करना चाहते हैं, वरना मेरे पास मिलिट्री के भी बहुत सारे प्रपोजल्स आ चुके हैं। सुन लीजिए जल्दी से। ट्रंप कह रहा है मुझे हर घंटे की रिपोर्ट मिल रही है। अब सिर्फ दोनों ही बातें हैं, अंदर के हालात आपने देख लिए। कह रहे हैं मुझे ईरान के नेताओं ने फ़ोन किया और मेरे पास मिलिट्री ऑप्शन भी तैयार है। तो क्या सारा तख्ता पलट की भूमिका बन गई? मुझे लगता है कि बन गई है, बन गई है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से रसिया, चाइना और ईरान मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे भी ये लगती है कि भूमिका इस बात की पुष्ट हो रही है कि अमेरिका और इजराइल
एक तरफ अटैक करने की मुद्रा में जो खबर आ रही है कि ट्रंप आज शायद मीटिंग करने वाले हैं नेतन्याहू के लोगों के साथ और अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ आज मीटिंग करने वाले हैं, और ये तय करना है कि कब स्ट्राइक करना है, कब जो है ईरान के अंदर इंटरवीन करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हाल है कि अभी मेरे पास एक वीडियो आया है और ईरान के एक बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ने मुझे भेजा है जी, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे उनको नहीं कोट कर रहा हूँ। वहाँ के अभी इस रिजीम के अफसर हैं, इस रिजीम के अफसर हैं, हाँ। लेकिन मैं उनको कोट नहीं जानबूझ करके नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका टेररिज्म एक्ट में इन्वॉल्व है ईरान के अंदर। उन्होंने लिखा है कि ईरान स्पीक्स विथ वन वॉइस एज मिलियंस नेशन वाइड कंडेम द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द जावेनिस्ट regime. Iran unites in condemning recent terrorist acts as nationwide national solidarity. ये तो सर उनके ऑफिशियल रिस्पांस तो यही है। मगर आप कह रहे हैं कि वहां तख्तापलट की भूमिका बन गई है। मेरे समझ से ये उस दिशा में ही जा रही है। एक आपको चीज सुनाऊंगा, आ रहा हूं त्रिपाठी जी, फिर मैं आ रहा हूं आपको। एक तरफ तो ये ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मुझे वहां के नेताओं ने फोन किया। वो नेता कौन है? मैंने तो बयान सुना है, निकलवा रहा था मैं, अभी टाइम लग जाएगा, इनके राष्ट्रपति का। इनके राष्ट्रपति ने वही बात बोली जो आपने बोली, एक बहुत लंबे चौड़े एड्रेस में उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग हिंसा कर रहे हैं ये आतंकवादी हैं और इजराइल और अमेरिका के पाले हुए लोग हैं, उन्हीं के भेजे हुए लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं। और हमारे लोगों की जो भी डिमांड है हम उनका प्रदर्शन भी सहने के लिए तैयार हैं। वो प्रदर्शन करें, हिंसा ना करें और हमसे बात करें, हम उनकी बातों का सोल्यूशन निकालेंगे। ये तो उनका रवैया है। अब जो एक IRGC होता है वहां पे, एक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये आयतुल्लाह ख़ुमैनी की प्राइवेट सेना है। उसके पूर्व चीफ जो स्पीकर है वहां की पार्लियामेंट के, उन्होंने बयान दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस पूरे इलाके में अमेरिका के जितने बेस हैं और इजराइल को वो कहते हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ये सब लेजिटिमेट टारगेट हैं और हम इंतजार नहीं करेंगे हम पर हमला होने का। हमें अगर आभास हो गया तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। सुना दीजिए। अभी आपने एक मैप चलाया था ना, वो मैप चला दीजिएगा जरा जी। कह रहे हैं ना बेसिस पर हमला करेंगे त्रिपाठी जी। ईरान के इर्द गिर्द ये हैं 7 बेसेस अमेरिका के अंदर। इराक में 2 बेस हैं इनके, सीरिया में 1 बेस है, कुवैत में 1 बेस है, बहरीन में 1 बेस है, UAE में 1 बेस है, और दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिका का बेस अगर कहीं है बाहर USA के तो वो कतर में है, अल उदैद एयरबेस, जिस पर पिछली बार ईरान ने एक वैसे ही बस दिखाने के लिए एक मिसाइल मारी थी। हाँ, अब वो कह रहा है कि अब हम फिर तैयारी के साथ चलेंगे। त्रिपाठी जी, तख्ता पलट या जंग? देखिए, मुझे लगता है कि अब अमेरिका और ईरान में जंग के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। वहां के लोग अगर इतनी मात्रा में सड़कों पर निकले हैं कि उनकी सड़कें भर गई हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो मुट्ठी भर लोग हैं या कुछ लोग हैं। हर्षवर्धन जी, आपकी इच्छा है या विश्लेषण है? नहीं, विश्लेषण और इच्छा दोनों है। अच्छा, क्योंकि इसको आप समझिए, मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में कहीं जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप का भी दिमाग ठीक होना जरूरी है, खामेनेई का भी दिमाग ठीक होना जरूरी है। हम तो इस वक्त दुनिया में शांति के लिए चाह रहे हैं कि ये जंग हो जाए, क्योंकि एक बार अमेरिका और ईरान की जंग हो गई ठीक से तो यकीन मानिए उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक शांति रहेगी। और चूंकि ये जंग अगर होगी तो लोग पाले खींचेंगे, अलग अलग खांचे में खड़े होंगे, और ये भी बहुत जरूरी, ईरान के लोग कब तक उनके अधिकारों का हनन होता ईरान के लोगों को तो आजादी मिलनी चाहिए और उनको आप रोक नहीं सकते। अब आप नहीं रोक सकते। अब आप चाहे जो कह ले ईरान इजराइल के हैं, अमेरिका के हैं, फलाना के, ट्रंप तो कह रहे हैं मुझे फोन कर रहे हैं ईरान के नेता। नहीं, देखिए ट्रंप की तो ये मतलब आदत है, वो तो जाने क्या क्या कहते रहते हैं और आज तक वो कोई बात सही नहीं निकली। डिप्लोमेटिक चीजों को अब जब इस तरह के हालात होते हैं तो बहुत से लोग घूम रहे होंगे ना, जो मीडिएटरशिप कर रहे होंगे ईरान के बीच में, तुर्की के बीच में, कतर के बीच में, इजराइल के बीच। अब उनको ट्रंप कहेंगे उनको फोन किया तो थोड़ा सा बड़बोलापन है। मुझे लगता है इसके लिए बड़ा जरूरी हो ही जाए। अंत में एक बयान आपको मैं सुनाता हूं। ये बयान क्योंकि हिंदी उर्दू वाला है तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ सब जो है ईरानी वो बोल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में। तो पाकिस्तान के एक पत्रकार का बयान है। मैंने वहाँ के पत्रकार का बयान इसलिए सुना है, पहली बात तो कि मुझे मिल गया, और दूसरा ये कि इनके ईरान के साथ इनकी सीमा लगती है पाकिस्तान की, और तीसरी बात ये कि इनके रिश्ते खट्टे मीठे रिश्ते रहे और ज़्यादातर खट्टे रिश्ते रहे ईरान के साथ। तो इनकी थोड़ी स्टडी ज़्यादा है, हमसे तो थोड़ा दूर है ना, और हमारा मित्र देश भी है, तो ये थोड़े अलग नज़र से ईरान को देखते और पढ़ते हैं। तो वहाँ पाकिस्तान का एक पत्रकार कह रहा है कि ये जुलूस निकाल के अगर तुम्हें लगता है कि तुम अयतुल्लाह को झुका लोगे तो इससे बड़ा मुगालता नहीं हो सकता।
और इसके आगे ये कहते हैं कि जो लोग एक रात में 51,000 लोगों को फांसी दे सकते हैं और जिसकी प्राइवेट सेना है आयतुल्ला की, उसको तुम कैसे झुकाओगे? प्रदर्शन से तो नहीं झुका सकते, मतलब अमेरिका का दखल होना जरूरी है। सर एक शॉर्ट कमेंट बस। देखिए, अमेरिका का दखल तो इसमें शामिल ही है। जनता वहाँ पर है, प्रदर्शन कर रही है, और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जनता के प्रदर्शन के आगे सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और इस बात में भी मैं बहुत गलत नहीं समझ रहा कि ट्रंप को बात नहीं हो रही, क्योंकि प्रेसिडेंट जो ऑफिशियल बयान दे रहे हैं वो अलग चीज़ होती है, डील करने के लिए दूसरी नेगोशिएशंस भी चलते रहते हैं, क्योंकि ईरान को भी पता है कि ये प्रदर्शन किसी हद तक बढ़ गया जिसको रोकना मुश्किल काम है। लेकिन ट्रंप साहब अभी जंग करेंगे तुरंत ईरान के साथ, ऐसा नहीं है। अभी उनके पास बहुत सारे अभी बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनको चेक, और अभी ना ही अचानक होने जा रहा है, हाँ, ये अचानक